फ्रेंड्स आज हम लेकर आए क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है, अगर आप भी 2021 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, अगर आपको साइंस में 100% मार्क्स लाना है तो बस साइंस के बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देखिए, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सारे प्रश्न आपके एग्जाम से बार बार पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपके एग्जाम से उठाए गए, क्वेश्चन बैंक से उठाए गए, जो आपके और संभावित प्रश्न सही प्रश्न को उठाए गए। ठीक है, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से नहीं छूटेगा। अगर आप साइंस के बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सभी पार्ट को देख लेते हैं तो आपका 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से नहीं छूट सकता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम से में 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर देते हैं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को देखिए। पहला नंबर हमारा जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष अर्थात जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है उसके आंख में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कि उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में समतल और ऑप्शन डी में छवि। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसके आंख में अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। कवक में जो पोषण की विधि होता है वो कौन सा विधि होता है, वो आपका मृतजीवी विधि होता है। ठीक है, आप याद रखिए अच्छी तरह से, कौन सा विधि होता है, मृतजीवी विधि होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में हरा, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में लाल, उसके बाद डी में सफ़ेद। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो आपका हमेशा हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। पायरुवेट के विखंडन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल तथा ऊर्जा देता है तो ये क्रिया किसमें होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली अर्थात जो कॉइल होता है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है R बराबर V/I। ठीक है, तो यहाँ पे आपका R हो गया प्रतिरोध, V हो गया विभव और I हो गया आपका विद्युत धारा। तो आपका R बराबर जो होता है आपका V/I होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। ठीक है, धातुओं में धारावाहक होते हैं आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन ना, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये नेक्स्ट प्रश्न में देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ठीक है, जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की जो माप की जाती है वो आपका एमीटर के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, वो आपका उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा, यानी कि जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, या फिर जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीसी डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। और जनरेटर से आपका प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ठीक है, जनरेटर जो होता है जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है और आपका बैटरी से दिष्ट धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो देखिए लकड़ी आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है, जो जीव से प्राप्त होता है ना। गोबर गैस आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, ये भी आपका जीव से प्राप्त होता है। और डी
कोयला, कोयला भी आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, लेकिन ये आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहेंगे जो आपका कभी समाप्त नहीं होगा ना, उसको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन ए में कि आपका कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोल, और ऑप्शन सी में आपका सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका प्राकृतिक गैस। तो देखिए, पे ऊर्जा आपका सौर ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, ये आपका कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी, जिसको कहते हैं सौर ऊर्जा ना। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अवकारक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कि H2, ऑप्शन बी CO, और ऑप्शन सी O2, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि H2S, ठीक है। तो यहाँ पे अवकारक आपका हो जाएगा H2, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन जो आपका होता है एक क्या होता है? अवकारक होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? जो आपका 7 से अधिक होता है वो आपका क्षारक विलयन का पीएच का मान देता है, ठीक है। वो आपका क्षारीय विलयन होता है जो 7 से अधिक होता है, और 7 जो होता है वो आपका उदासीन विलयन होता है, और जो 7 से कम होता है वो आपका अम्लीय होता है। तो यहाँ पे अगर देखने से 7 से अधिक आपका 13 है, तो ये आपका क्या होगा? क्षारक विलयन का उदाहरण होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 जो है केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका NO2CO3 10H2, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। Na2CO3 10H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वास्तविक वस्तु का जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसका आभासी काल्पनिक वर्चुअल इमेज किस में बनता है? देखिए, ऑप्शन ए में समतल दर्पण में, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो होता है, वास्तविक वस्तु जो होता है उसका काल्पनिक, जिसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, वो हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है आपका 1 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी लेंस जो होता है उसके बाहर और उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम कहते हैं, ये आपका क्या हो गया? इसमें ये लेंस में क्या है कि दोनों तरफ क्या है कि उभरा हुआ सतह है, ठीक है। तो इस लेंस को हम कहेंगे आपका उत्तल लेंस, ठीक है। यानी कि जो भी लेंस बाहर की तरफ दोनों तरफ क्या होना चाहिए? उभरा हुआ होना चाहिए। तो आपका कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और अवतल लेंस कैसा होता है? ये आपका अवतल लेंस होता है, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ क्या होता है? दबे होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि दोनों तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लाल रंग का जो हम लोग उपयोग करते हैं खतरे के सिग्नल में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है और वेग होता है, ठीक है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, काफ़ी अधिक होता है। और इसका विचलन जो होता है लाल रंग का बहुत ही कम होता है, जिस कारण हम क्या करते हैं कि लाल रंग का उपयोग हम खतरे के सिग्नल में करते हैं, ठीक है। और लाल रंग जो होता है ज़्यादा दूर से चमकता है, लेकिन जो होता है ये उतना फैलता नहीं है, ठीक है। ये लाल रंग जो होता है ना बहुत दूर से चमकेगा और ये इसका विचलन बहुत ही कम होगा। उसके बाद तरंगदैर्घ्य और वेलोसिटी जो होता है, वेग होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए हम लाल रंग का जो उपयोग करते हैं खतरे के सिग्नल में करते हैं, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ठीक है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है यानी कि अधिकतम होता है? देखिए, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना काफ़ी अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल। ठीक है,
फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो क्या निकालाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ से निकालता है? लिटमस रंजक बैंगनी का रंग है लाइकेन से, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से। फ्रेंड्स अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ठीक है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको हम कहते हैं CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ क्रिया कराइएगा तो इसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके फलस्वरूप आपका बनता है CaOCl2, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं CaOCl2 बनता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है। फ्रेंड्स अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो 22 नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में, सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग जो होता है वो आपका 15 के करीब होता है, अर्थात 14 होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं NaCl। ठीक है, NaCl जिसको हम कहते हैं नमक। नमक का जो pH मान होता है वो आपका लगभग कितना होता है? अप्रोक्स में होता है आपका 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है CuSO4 7H2, ऑप्शन बी में आपका CuSO4 5H2 और ऑप्शन सी में देखिए CuSO4 4H2 और ऑप्शन डी में देखिए CuSO4 10H2। तो देखिए नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2 होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है CuSO4 5H2 जो होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। फ्रेंड्स हमारे जो 24 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि NaOH2 को जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाइएगा यानी कि जेटेन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो कौन सा जो पदार्थ जो होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ठीक है, कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखिए जब जिंक को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये आपका बनेगा Na2NO2 ZnO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी में है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 का राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। पीतल है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि पीतल जो होता है आपका मिश्र धातु होता है। ठीक है, मिश्र धातु यानी कि जो बहुत सारे धातु से मिलकर होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो मिलकर बना होता है उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जो पीतल जो होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, इसलिए ये होता है पीतल एक आपका क्या हो गया? मिश्र धातु हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपके एग्जाम्स के लिए। ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसा होता है? वो हमेशा द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ब्रोमीन जो एक अधातु है ये कौन सा स्टेट में होता है? वो आपका द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, लिक्विड में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निम्न में से किस जो होता है हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध में होते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिआबंध। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका CH4 जिसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी में आपका C2H6 है और ऑप्शन सी में आपका C3H। जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध जो होता है आपका C3H8 होता है। ठीक है, C3H8 जो होता है आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के त्रिआबंध होते हैं। ठीक है, तो C3H8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका C12 होता है, H22 होता है, उसके बाद O11 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C12 H22 O11। फ्रेंड्स अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु जो होता है इसके बाहरी सबसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका 1, ऑप्शन बी में 2, ठीक है, और ऑप्शन सी में आपका 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि हीलियम परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है,
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है हीलियम परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। तो स्वयं पोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य प्रकाश होता है ना। CO2 हो गया आपका, क्लोरोफिल हो गया, उसके बाद सनलाइट, यानी कि सभी आवश्यक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे तैयारी करके अभी से तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।